सुप्रभात बच्चों। आज मैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चे जो 2027 में सम्मिलित होंगे उनके लिए मैं कुछ दिशा निर्देश लेकर आई हूँ, क्योंकि बिना दिशा निर्देश के सफलता में थोड़ी सी बाधाएं आती हैं और किस प्रकार करना है। आज हम उस प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं और कैसे हमको परीक्षाओं को समय को देखते हुए कार्यक्रम को हम अपना तैयारी करें। चलिए बच्चों, पहले हम सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र को देखते हैं। प्रश्न पत्र में सबसे पहला पृष्ठ हमारा ये रहता है। इसमें ये हमारा क्वेश्चन का सेट दिया हुआ रहता है। यहाँ हमारा विषय का कोड है। इसके बाद हमारा कुछ घंटे हैं निर्देश दिए हुए, क्या सब्जेक्ट है ने। उसके बाद हम आते सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र जब भी हम किसी भी परीक्षा में बैठते हैं सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमारा निर्देश क्या है। निर्देश को पढ़ेंगे। एक नंबर में है परीक्षार्थी, ये जो कहते हैं क्या कहते हैं, OMR जो है उसका पर जो है अपना पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखे। OMR एक उत्तर पुस्तिका जो मिलती है उसमें आप अपना क्रमांक जरूर लिखेंगे। और उसके बाद कहते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने, है ना, परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। अपने शब्दों में आपको उत्तर मांगा जा रहा है। तीसरा हमारा है पॉइंट है कि दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक में निर्धारित है। प्रश्न पत्र जब भी रहते हैं तो प्रश्न पत्र के दाहिने से साइड आप देखिएगा वो कितने अंक का प्रश्न है वो दिया हुआ रहता है। उसके बाद आप कहा जा रहा है, चौथे में कह रहा है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। यानी कि जब भी हमको प्रश्न पत्र मिले हमको विचलित नहीं होना है, बल्कि ध्यान से, सावधानी पूर्वक, शांति से 15 मिनट वो सारे प्रश्नों को हमको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है, आगे जब बढ़ते हैं तो हमें इसमें संस्कृत में दो खंड होते हैं, एक अ और ब। तो खंड अ में हमारे 100 प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ, 100 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ होते हैं और उसमें हमको सिर्फ 50 अंकों का ही उत्तर देना रहता है। वो जो होते हैं वो इस तरह का OMR पत्रक आपको मिलते हैं। मैं बता दे रही हूं, ये हमारा प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। मान लिया जाए जैसे यहां मैं 3 ही कर दी हूं, 4 हमको लेना था, सॉरी गलत हो गया। अच्छा, 3 में मान लिया ABC है ना, ABC और ये D। ये कैसे, चलिए ये D है। मान लिया जाए हमारा आंसर B है तो B को हम क्या करेंगे, गोला से इस तरह से बढ़िया से रंग देंगे। इसी तरह से हमको 50 अंकों का उत्तर हमको देना है। 50 अंकों को उत्तर देंगे, लेकिन जो हमको बढ़िया से, है ना, समझ में आएगा, जो जिस पर हम पूरी तरह से कंफर्म हो गए, उन्हीं सवालों को हम जवाब देंगे। जब नहीं पता रहेगा तो फिर हम आगे इसके लिए हम बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि हमारे जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं वो किस किस तरह का आते हैं। व्याकरण से रहते हैं, कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक रहते हैं। दोनों ही 50-50 अंक के हमारे दिए हुए रहते हैं। व्याकरण से हमारा पूछा जाता है संधि से, समास से, प्रत्यय से, शब्द रूप, धातु रूप, है ना, ये से हमारा सवाल रहता है 50 नंबर के। और पाठ्य पुस्तक से हमारा जो होता है गद्य पद्य से, दोनों से हमारा दिया होता है। यदि कहानी आपको याद है तो आप बहुत तेजी से उत्तर दे सकते हैं। हिंदी में अगर सारे कहानियों का पढ़े हुए रहेंगे तो इसमें आप पाठ्य पुस्तक से भी आपको कम से कम हमको 50 अंक पूछा जा रहा है तो उसमें हम 30 अंक का जवाब हम दे सकते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि देखिए व्याकरण से पूछा गया है देवय किस विभक्ति का रूप है ना, किस विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। इसको हम बड़ा करके यहां लिख दिए हैं।
उत्तर में हमारा है तृतीया विभक्ति। ठीक है, आप लोग भी याद किए हुए हैं। सबसे पहले बालक शब्द रूप याद किया जाता है, और जानते हैं आप लोग बच्चों के बालक शब्द रूप पे राम, देव, गज, बहुत सारे शब्द रूप है इसके, जो एक याद करने के बाद उसी तरह से हम लोग बैठा के बना लेते हैं। मान लिया जब यहाँ पर देव है, हो सकता है बालक आ जाए, लेकिन है तो सवाल वही, सवाल आपका वही है, आपका आंसर है। एक शब्द रूप अगर याद करते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपका कवर आपका हो जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया संधि से सवाल। शुरू में भी हम बोले थे कि संधि से कुछ सवाल होते हैं। अब संधि में देखिए, मनज और रंजनम की संधि क्या होगी। संधि से भी आ गया एक सवाल, तो मनज और रंजनम की संधि क्या होगी, तो मनोरंजनम, है ना। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो बच्चों, हम आपके लिए प्रश्न संख्या 1 को देख रहे हैं कि देवय किस विभक्ति का रूप है। चतुर्थी है, तृतीया है, द्वितीया है, षष्ठी है। अब इसी प्रश्न को हम बड़े में भी लिखा हुआ है, देवय किस विभक्ति का रूप है। क्योंकि हमारा प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हम इसको खुद से ही कर दिए हैं। ये कौन सी विभक्ति है बच्चों, आपने शब्द रूप याद किया है बालक का। एक शब्द रूप याद करने के बाद आपको सारे शब्द रूप का आपका उसी फॉर्मेट पर बनता है। ये आप लोग कुछ शब्द रूप को अपने गजर, राम, देव, बहुत सारे आपने पढ़ा है। पढ़ने के बाद आपको सोच सकते हैं कि ये किस में, तो ये हमारा क्या होगा, तृतीया विभक्ति का है। ये क्या है, देव मूल शब्द है, और मूल शब्द से ही ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में ये हमारा शब्द रूप बनता है। चलिए इसके बाद हम आगे अगला सवाल का आते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, कि ये भी हमारा व्याकरण से है कि मनोरंजन में की जो संधि होगी, है ना, मनज और रंजन की संधि होगी। क्या संधि होगी इसकी, तो हमने आपको बताया भी था कि कुछ जो है शब्द रूप धातु रूप से आते हैं, कुछ संधि से आते हैं, कुछ समास से आते हैं। तो इस तरह का संधि भी आपके साथ आ सकता है। जैसे मना जो रंजनम की संधि क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मनोरंजनम। ठीक है, ये क्या है, कौन सी संधि है, ये हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल का। अब देखिए, ये हमारा पाठ्य पुस्तक से आया हुआ, ये हमारा गद्य से आया हुआ, और गद्य जो है हमारा अलस कथा द्वारा दिया गया है। ये हमारा दिया गया क्या, अलस कथा, अलस को किसके समान बताया गया है। ये सवाल भी 2026 में पूछी गई है। ये हमारा अलस को किसके द्वारा समान बताया गया, तो आलस्य जो है किसके समान है बच्चों, हम जान रहे हैं आलस किसके समान है, मित्र के समान है, धन के समान है, शत्रु के समान है, जी नहीं, यहां किसके समान है, शत्रु के समान है। आगे बढ़ते हैं, उसी फिर ये से आ गया समास से, फिर हमारा ये आ गया है राजपुरुष में कौन सा समास है, तो राजपुरुष पद में कौन सा समास है। तो हमारे पास समास इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा हमको भरना, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या बहुब्रीहि समास। तो ये हमारा क्या हो गया है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजपुरुष, विग्रह क्या हो गया, है ना, राज्ञा पुरुष, यानी राजा का पुरुष, पुरुष अर्थात व्यक्ति। चलिए इसके बाद फिर हम आगे के प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या है, आगे हमारा आता है इस तरह का हमारा जो है, जो भी हम देखें तो इस तरह का आपके पास बच्चों 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। 100 में सिर्फ 50 नंबर ही आपको बनाना है, 50 नंबर आप छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि हम 50 से ज्यादा भी बना देंगे, तो वैसा नहीं है। आपका जब ओएमआर शीट जब आपका मूल्यांकन होगा, 50 तक ही आपकी मूल्यांकन होगी, उसके बाद आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसीलिए बच्चों जो भी आप बनाए शुरू से बनाते जाए, जो आप कन्फर्म हो अच्छी तरह से, बस उतना ही बनाए। 50 से ज्यादा बनाने की कोशिश कतई नहीं करें, क्योंकि शुरू से आपका सिर्फ 50 अंकों का ही मूल्यांकन किया जाए। अगर ज्यादा बनाते हैं उसके बाद ही वो आपका क्लोज हो जाता है, 50 तक आपका काउंट होगा, उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर बनाते भी हैं तो वो नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। इसीलिए बहुत सावधानी से, धैर्य से आपको किन किन सवालों को पूरी तरह से, आपको जिस पर आप पूरी तरह से एकदम निश्चित है कि हाँ ये सवाल का उत्तर यही होगा, बस 100 में आपको 50 चुनना है। 50 चुनने के बाद आपको बनाना। आपको बच्चों बता दिए कि 50 हमारे पाठ्य पुस्तक से रहते हैं और 50 हमारा व्याकरण से रहते हैं। अब हम आते हैं खंड ब में।
खंड ब, हमने आपको शुरू में बताया था बच्चों कि हमारे दो खंड होते हैं, एक खंड और खंड ब। खंड और तो हमारा निकल गया। अब हम आते हैं खंड ब में। खंड ब भी हमारे 50 अंकों का होता है। तो इसमें बच्चों हमारा क्या क्या चीज आता है, इस चीज को आप देखिए। पहला रहेगा सवाल अपठित गद्यांश, दूसरा मेरा सवाल रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद रहेगा पत्र लेखन, उसके बाद रहेगा अनुच्छेद लेखन, और उसके बाद 6 अंक का हमारा अनुवाद रहेगा। तो पहले जो अपठित गद्यांश जो हमारा रहता है, ये हमारा 13 अंक का रहता है। पहला जो रहेगा इसमें भी अ और स दो खंड होते हैं। अ में अथवा करके दिया हुआ रहता है, तो आपको दोनों में से एक बनाना। फिर उसके बाद उसमें ब में जाना है, ब में भी एक सवाल हमको बनाना रहता है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग सवाल एक पे ही आप लोग घूमते रहते हैं और अगले सवाल की ओर आप लोग बढ़ नहीं पाते, इसी में ही आपका समय ज्यादा चला जाता है। इसके लिए भी मैं प्रश्न पत्र लेके आई हूं, आगे मैं विशेष से चर्चा करूंगी। और लघु उत्तरीय जो 16 अंक का हमारा रहता, सबसे लास्ट में रहता, इसको तो बच्चों आप जरूर बनाइए, क्योंकि आपके सारे आपके पाठ्य पुस्तक से रहते हैं और आराम से आप बना सकते हैं। हम आपको इसका क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको हम दिखाएंगे आगे। पत्र लेखन जो हमारा 8 अंक की रहती है, 2 हमारे पत्र लेख में आते हैं, 4-4 अंक के। अनुच्छेद हमारा एक बनाना रहता है, 5-6 आते हैं अनुच्छेद, जिसमें से हमको जो बेहतर से आता है उसके संबंध में हमको सिर्फ 7 लाइनें बोलने रहते हैं। उसके बाद हमारा अनुवाद आते हैं, अनुवाद में बस हमको 6 अनुवाद बनाना, जो कि हमारा 6 अंक में बनाना है। अब हम आगे बढ़ते बच्चे, चलो आगे हमारा क्या है, स्टेप 1 है ना। देखते हैं कि ये जो गद्यांश पूछा जाता है, ये गद्यांश में हम ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद इस तरह का सवाल हमारे आते हैं। छोटे छोटे सवाल आते हैं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते। जैसे छोटी सी गद्यांश दिया हुआ है, उसमें दिखा हुआ प्रश्न प्राचीन काले किम आसीत, प्राचीन काल में क्या था। पिछले 2026 में सवाल किया गया है, तो पहले गद्यांश दिया हुआ था, आपको गद्यांश में मिल भी जाएगा, हम वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्राचीन काले पठनस व्यवस्था आसीत। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए संस्कृत में। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, गद्यांश के बाद फिर हमारा आता है पत्र। पत्र की जो है वो हमारा थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसका प्रारूप इस तरह से लिखना पड़ता है। पहले हम लोग संबोधन करते हैं, मित्र के पास स्थान और तिथि को निर्धारित करते हैं, मुख्य विषय वस्तु को लिखाते हैं, और लास्ट में इसका हम समापन करते हैं। इस तरह से अगर हम इतना भी फॉर्मेट अगर हम लिख देते हैं बच्चों, तो इसमें हमारा 4 नंबर का जो रहता है, इसमें हमारा 2 अंक देना मजबूरी है, वो देंगे 2 अंक। इसलिए इतना भी अगर आप लिख देते हो, अगर कुछ मुख्य विषय वस्तु नहीं पता है, लेकिन इतना भी अगर आप देते हो, संबोधन कर देते हो, मित्र देते हो, स्थान एवं तिथि दे देते हो, समापन में आप अपना कुछ दे देते हो, इस पर भी आपको 2 अंक का निर्धारित है। बीच में आप थोड़ा बहुत कुछ भी लिखिए, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, ये है अनुवाद का कैसे बनाते हैं। अनुवाद जो हम बच्चे बताएं कि 6 मार्क्स का होता है, इस तरह से अनुवाद आएगा, मेरे साथ विद्यालय चलो, ठीक है, पिछले साल पूछा गया है। तो नया सह विद्यालयम चल, और इसमें जो अनुवाद है, इसमें बच्चों आपको बहुत सारे टेक्निक जो हमारे सूत्र है, सूत्र का प्रयोग करते हुए सारे, एक दिन में ये समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अनुवाद के लिए प्रत्येक दिन आप कम से कम आज से ही शुरू कर दीजिए कि कम से कम हम 5 अनुवाद बनाएं। 5 अनुवाद आप बनाते हैं तो आप अनुवाद में बहुत कुछ आप सीख जाइएगा। जब तक 2027 आएगी, आप अनुवाद में बहुत कुछ खुद से बना लीजिएगा, और 6 अनुवाद बनाने आपके लिए कोई भारी बात नहीं होगी, और नंबर आप 6 से 6 उठा सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम उठाते हैं, आगे प्रश्नों के आते हैं। तो अगला सवाल हमारा रहता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 16 अंक का। छोटी सी अंक नहीं है, 16 अंक उठाना बहुत बड़ी बात। और इसमें हमारा अंक उठ भी जाता है, क्योंकि मात्र 2 लाइन का लिखना रहता है, और हर अंक, हर सवाल हमारा जो क्या है 2-2 नंबर का रहता है। जैसे अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों को उत्तर दे, और ये जो प्रश्न 5 नंबर रहता है, ये प्रश्न हमारा 16 रहता है, जिसमें हमको मात्र 8 का ही जवाब देना है। जो हमको आता है उतना ही जाना है, देना है। जरूरी नहीं है कि हमको ये नहीं भी आ रहा है तो हमको लिखना है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें, नहीं आ रहा है तो इसके बाद हम दूसरे वाले भी प्रश्न को हम लिख सकते हैं।
इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लिखेंगे तो हमें 2 अंक मिलना है ही, ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल है, प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे, वो भी लिख सकते हैं। उपनयन संस्कार का वर्णन करें, क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद अलस कथा में आग क्यों लगाई। इसी तरह से आपको करीबन 16 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, जिसमें आपको 8 प्रश्न ही बनाना है और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 2 अंक 8 बनाए, 8 दूनी 16, बिल्कुल 16 है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हुआ फिर भी आपको नंबर मिलेगी, 10 से ऊपर आपको नंबर मिलेगी। ये सवाल आपको छोड़ना नहीं है बल्कि आपको बनाना। ये क्या है, नंबर उठाने का बहुत बड़ा समझिए कि ये है, क्या कहते हैं, ये सवाल को छोड़ने लायक नहीं। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब हम परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो हम क्वेश्चन जब आते हैं तो टाइम हम मैनेज कैसे करें। ये नहीं कि एक ही सवाल में बैठे रहें, पढ़े रहें, सो नहीं है। हमारे लिए सवाल का एक निर्धारित समय होता है और निर्धारित समय में अगर हम अपने काम को पूरा कर लेते हैं तो अच्छे नंबर से हम पास करते हैं। तो हमारा समय है 15 मिनट। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि शुरू में ही बोले कि 15 मिनट आपको दिया गया है कि शांति मंत्र से, क्या कहेगा, शांति से गद्यांश को पढ़े और 100 में से 100 पसंदीदा 50 सवाल को पसंद करें, है ना। शांति से 100 सब प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, किसमें, खंड अ में पढ़ेंगे और उसमें जो हमको 50 आ रहा है बस उसको हम हल करेंगे। उसके बाद पुनः हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 60 मिनट का क्या होता है, केवल चुने हुए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ओएमआर शीट पर रंगे। जब हम बना लेंगे, बनाने के बाद 60 मिनट के अंदर अर्थात 1 घंटे में ही हमको सारे सवाल को, वस्तुनिष्ठ को बना के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद 120 मिनट है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यानी विषयनिष्ठ सवाल को हमको आगे बनाने का। आगे हमारा जो विषयनिष्ठ सवाल रहेंगे उसमें क्या क्या रहेंगे, गद्यांश रहेंगे, पत्र रहेंगे, लघु उत्तरीय रहेंगे और अनुच्छेद और अनुवाद रहेंगे। चलिए, और एक चीज और इसमें है, जब हम ओएमआर शीट भरते हैं तो हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमारा ओएमआर शीट तो भर लेते हैं, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भरते वक्त व्हाइटनर लग गया या फिर ब्लेड चला देते हैं, लेकिन वैसा हमें नहीं करना चाहिए। इसमें पूरी तरह से मना किया गया है कि लाल पेन, ब्लेड या व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, मतलब उनको प्रयोग नहीं करना है। केवल नीले और या काले पेन से ही इसका उपयोग हम करते हैं और 50 से अधिक गोले को नहीं भरना चाहिए, हम आगे भी बताएं। अच्छा, तो बच्चों हमने देखा कि हमको क्या करना, लाल पेन, ब्लेड, व्हाइटनर का प्रयोग कतई नहीं करना है, केवल नीले और काले पेन से ही सवालों का हल करना है और 50 से अधिक हम गोले कभी न भरे, क्योंकि हमारा 50 अंकों का ही मूल्यांकन होगा। ठीक है बच्चों, परीक्षा को अपने ऊपर हावी होने देना नहीं है, बल्कि व्यवस्थित योजना के तहत हम अपने प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए, हम इसके बाद प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आते हैं। ये हमारा प्रश्न पत्र है जो कि 2026 में पूछा गया है। देखिए, ये सारे हमारा वस्तुनिष्ठ सवाल है। इसमें हमारा 45 तक का सवाल है। ये सारे सवाल है। आप इन सवालों को ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसका हल करने की कोशिश करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पाठ पढ़ा चुके होंगे आपके शिक्षक। उस पाठ के अगर आप हिंदी में बढ़िया से आप उसकी स्टोरी जानते हैं, कहानी जानते हैं, तो आप इसमें से करीबन 40 से 45 सवालों का हल आप खुद कर लेंगे। आप जब देखिएगा तो आप में एक आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, हम कम से कम 45 सवाल तो जरूर बना लेंगे। अब खुद करके देखिए ये सवाल, ये हमारा 45 सवाल है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 45 के बाद आगे का अगला सवाल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी व्याकरण उतनी मजबूत नहीं है तो आप पाठ्य वस्तु से जो आपको पढ़े हुए हैं उससे आप कम से कम 50 सवाल तो आप बना ही लीजिएगा। चलिए,
ये हमारा हुआ खंड अ का प्रश्न उत्तर। हम इसके आगे हम खंड ब, जो हमारा विषयनिष्ठ सवाल होंगे। ये देखिए हमारा खंड ब शुरू होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है खंड ब। खंड ब में हमारा इस तरह का सवाल आता है। तो देखिए सारे पेज हमारे पास खंड ब का पूरा सवाल हमारे स्क्रीन पे एक साथ दिया हुआ। खंड ब में क्या होता है, हमने बोला कि पहला जो प्रश्न होता है वो जो होते हैं आपका गद्यांश दिया हुआ रहता है, जो कि टोटल 13 अंकों की होती है। 13 अंकों में 7 अंक हमारा एक का रहता है, 1 नंबर का, और 2 नंबर जो होती है जो ब होते हैं वो हमारा क्या होता है, ये हमारा 6 अंकों की होती। पहला जो हमारा सवाल रहेगा 7 का और दूसरा हमारा 6 में। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है बच्चों, हम अक्सर कॉपी चेक करते हैं, बच्चे क्या करते हैं वो खंड में सिर्फ इन्हीं चारों प्रश्नों के बीच में उलझे हुए रहते हैं, जबकि देखते हैं कि अथवा दिया हुआ, अथवा का अर्थ होता है या तो हम इसको बनाए अ बनाए या फिर ये अथवा बनाए, है ना। अथवा में या तो ऊपर वाला बनाए या अथवा वाला, ये नहीं कि इसको ही बनाना हमको इसके बना। अथवा का अर्थ ही होता है बच्चों या तो इसे हम बनाए या तो हम ये पैराग्राफ का आंसर दे, कि दोनों में से किसी एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ को हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, ध्यान पूर्वक सावधानी से इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को, जिसमें से हमको बेहतर समझ में आ रहा है उसका हम हल करेंगे, या फिर अथवा वाला अच्छा समझ में आ रहा तो अथवा वाला ही हल करेंगे। इस तरह से हमारा अ का हल हो जाएगा, ये हमारा 7 नंबर का हल हो जाएगा। उसके बाद जो ये सवाल जो हमारा है, देखिए ये सवाल है इयम कस्सरीति। देखिए हम सवाल, तो यहां पर हमारा दिया है कि प्राचीन काले ऋषिनाम आश्रमेषु पठनस व्यवस्था आसीत्, छात्रा आश्रमेषु गत्वा तत्र निवसन्ति अस्मा, है ना। उसके बाद दिया है कि आश्रमेश क्या है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा दिख नहीं रही है, हम अगला को देख रहे हैं क्या, अथवा वाला हम देखते हैं, हमको इसमें थोड़ा सा परेशान, या फिर या किसी को भी बनाना, इसमें थोड़ा सा हमको दिख नहीं रही है, स्पष्ट हमारा क्वेश्चन का ये नहीं आया हुआ है, इसलिए हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं। कहते हैं ऋतुनाम श्रेष्ठा बसंता आसीत् अतः ऋतुराज इति कथ्यते। उसकी बात है सर्वे कवय बसंतम वर्णयति, संस्कृत महाकाव्य कालिदास काव्य बसंत शोभा अति रमणीय अस्ति। देखो इससे ज्यादा सरल हमारा ये दिख रहा है और इसका हम आंसर देने में भी सक्षम है। अब एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में सिर्फ उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देंगे, 2 अंक की है। ऋतुनाम का श्रेष्ठा, यहाँ पे हमारा दिया हुआ ऋतुनाम श्रेष्ठा बसंता आसीत्, यानी ऋतुओं में बसंत श्रेष्ठ है। इस तरह से बच्चों वहां पे शांति दिमाग से हम अपने अनुसार उचित पैराग्राफ को चुनेंगे कि किसका हम अंतिम हल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है कस्मिन काव्य षड ऋतुनाम वर्णनम विद्यते। अब लिखा गया कि किसके काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो आप देखिएगा कि संस्कृत महाकाव्य कालिदास काव्य बसंत शोभा अतीव रम्य तस् ऋतु संहार नामनी काव्य षड ऋतुनाम वर्णनम विद्यते। किस कवि का है, कवि कालिदास ने ऋतु संहार में क्या किए हैं, 6 ऋतुओं का वर्णन किए। देखो बच्चों ये कितने आसान से समझ सकते हो। अब ये जो बन जाने का, एक का बन जाने का, दोनों में से किसी एक को हमको बनाना। उसके बाद हम अगला आएंगे, ये हमारा जो है ब, ठीक है, ब है, ब का ये बनाएंगे, है ना, या फिर एक और यहां है, ठीक है, अथवा यहां है, ठीक है। ब का यहां एक है गद्यांश, इस गद्यांश यहां तक आया है, फिर उसके बाद यहां तक आया है, ठीक है ना। तो ये गद्यांश में आपको जो आपको आसान बुझाता है वो बनाना, ये बनाइए अथवा ये बनाइए। ये आप लोगों के लिए प्रश्न को आप देखिए। उसके बाद हमारा आता 8 अंकों का, जो कि है हमारा पत्र है। पत्र हमारा क्या है, 4-4 नंबर का है और 8 हमको बनाना है। क्या है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक संस्कृत में पत्र लिखे, ठीक है। उसके बाद है सड़क जाम मुक्ति के लिए यातायात पुलिस अधीक्षक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है। तीसरा है अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए, है ना, क्या करना, अपने मित्र के पास संस्कृत में पत्र लिखना है। निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र लिखना है। तो इन चारों में से मात्र आपको 2 देना है, जो आपके होंगे 8 नंबर के।
उसके बाद है अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद में आपका देखिए क्या क्या है, पर्यावरण रक्षा, कालिदासा, हिमालय, भारतीय संस्कार संस्कृति, अनुशासनम। इसमें से आपको किसी एक पे लिखना है। अगर आप कालिदास पर लिखना चाहिएगा तो आपका प्रश्न में ही है ये दिया हुआ है, जो कि आपको बनानी भी नहीं पड़ेगी, आप इसमें से 7 लाइन चुन के इसमें आप डाल सकते हैं। ये आपका जब आप लिखते हैं तो आपको 7 नंबर, कुछ कुछ जो कालिदास से संबंधित है वो जो आप लिखेंगे वो लिख के इसमें आप डाल दीजिएगा तो वो भी है। ऐसे आपको अनुच्छेद लिखने आना चाहिए कि कैसे 7 लाइन छोटी छोटी हम लिख सकते हैं। ये आपके स्कूल में, विद्यालय में संस्कृत शिक्षिका बताएंगी। और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ कुछ आप क्वेश्चन से भी कुछ हेल्प लीजिएगा। यहाँ देखिए कालिदास के विषय में पूछा गया है और यहीं पर क्या है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, क्या है, ऋतुराज इति करते सर्वे कविया बस, है ना, संस्कृत महाकाव्य कालिदास 16। यहाँ पर कालिदास का यहाँ से लेके थोड़ा सा जो है 2 लाइन कालिदास के विषय में लिखा गया है और इसके अलावा 2-3 लाइन आप जोड़ दीजिए, है ना, कालिदास के विषय में आप जोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यहाँ अनुच्छेद तक की बात हो गई। इसके बाद है अनुवाद है। अनुवाद हमारा 6 अंकों की 6 अंक है। इसमें हमारा देख लिए बच्चों कहाँ तक दिया हुआ अनुवाद, ट ठ, है ना, यहीं तक दी गई है ना। तो ये जो अनुवाद है इसमें 6 अनुवाद आपको बनाना है। 6 अनुवाद, इसमें से जो जो आपको हल्का लगे वो अनुवाद बनाइए और उसी पैटर्न में परीक्षा में कुछ कठिन अनुवाद आते हैं, कुछ सरल आते हैं। जो आपको सरल लगता है उसको आप चुनिए और बना के रख दीजिए। चलिए अगला है हमारा 5 नंबर। ये हमारा अंतिम सवाल है बच्चों। ये अंतिम सवाल तो बच्चों कभी नहीं छोड़े। ये हमारा 8 प्रश्न इसमें से हमको बनाना रहता है और ये 16 अंकों की रहती है। और ये जो प्रश्न होते हैं टोटल 16 होते हैं, इसमें से हमको 8 चुन के बना के रखना है। तो देख लीजिए ये सारे प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किसने की, प्राचीन समाज में यानी कौन कौन से प्रमुख दोष थे, उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए, शंकर चरितम काव्य की विशेषता क्या है। ये सारे आपके पाठ से पूछेंगे। अगर पाठ आपने अच्छे से पढ़े तो इसके सवाल आप दे सकते हैं। उसी तरह पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें, ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र उनके प्रवर्तकों की चर्चा कीजिए, ये आपके कर्म की दानवीरता का वर्णन कीजिए। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, इसका अर्थ क्या है इसका भी आप लिख सकते हैं बच्चों। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है वो भी आपको 1 लाइन में लिख देना। आलस कथा में क्यों आग लगाई गई, इसमें आपको जो है क्या है 8 सवाल जो है जो आपको आसान लगता है उसको आपको बनाना है बच्चों। अब बना के आपको पूरा जो है आपका एग्जाम अच्छा से चला जाएगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों ये मेरा जो ये था गया गाइडेंस फेज 3, फिर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।